फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारा नया प्रोसीजरल लॉ आया हुआ है क्रिमिनल का। तो उसके बारे में आज के सेशन से डिस्कस करने वाले हैं। आज से हमारा स्टार्ट होगा जो हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने जो CRPC चल रही थी, यानी जो हमारा पिछला प्रोसीजरल लॉ था यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, उसको हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 484 लास्ट सेक्शन था वहाँ तक हमने पूरा कवर किया हुआ था। चूँकि अब यहाँ पे नया लॉ आ चुका है, कई लोगों ने कमेंट किया कि सर BNSS पे यहाँ पे लेक्चर बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे इसका पूरा इंट्रोडक्शन, यानी क्या क्या चेंजेस हुए हैं CRPC से, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या नया ऐड हुआ है, क्या हटाया गया है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक के प्रोविजंस कवर करेंगे कि कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करें तो बने रहेगी एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो इसका नाम से देखिए, नाम क्या है इसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो पहले आपका क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता था, इसको क्या कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। और वहीं अगर हम पुराने लॉ की बात करते हैं, पुराने जो प्रोसीजरल लॉ था हमारा, उसका इंग्लिश में क्या नाम था, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये इसका इंग्लिश में नाम था, और दंड प्रक्रिया संहिता हिंदी में नाम था। अब वहीं अगर नए लॉ की बात करते हैं तो नए लॉ को क्या कर दिया गया, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों को एक नाम दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर है ये 46 ऑफ 2023, यानी कि पिछले साल का, यानी 2023 का ही ये क्या है, एक्ट है। 3 एक्ट लाए गए। 3 कौन से एक्ट थे आपका, एक एविडेंस के लिए लाया गया था, दूसरा आपका था जो आपका IPC था, IPC की जगह BNS लाया गया, और यहाँ पे CRPC की जगह क्या लाया गया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब ये पार्लियामेंट में आया था, कैसे आया था, किसने पेश किया था। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, उन्होंने क्या किया था, 3 बिल प्रेजेंट किए थे। कौन कौन से बिल और कब पेश किया था, 11 अगस्त 2023 को। 11 अगस्त 2023 को इन्होंने क्या किया, एक बिल पेश किया, ठीक है, एक मतलब 3 बिल पेश किया इन्होंने। किस लिए पेश किया, ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। पहले क्या था, पहले जो हमारे लॉ बने हुए हैं उनका उद्देश्य क्या था कि दंड देना, यानी कि पनिश करना किसी भी अपराधी को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, न्याय कर दिया गया, अर्थात कि अब क्या करना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय प्रदान करना है। न्याय प्रदान करने का मतलब कि स्पीडी ट्रायल होगी, साथ ही साथ आपको त्वरित न्याय तो मिल ही रहा है, ठीक है। ट्रायल स्पीड होगा तो क्या होगा, जजमेंट सही आएगा, जजमेंट जल्दी आएगा तो यहाँ पे पीड़ित जो है उसको न्याय जल्दी मिलेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 3 बिल लाए। तीनों बिल का नाम क्या था, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ठीक है ना। ये 3 बिल थे। अब एम क्या था, किसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए जो ब्रिटिश एरा के द्वारा लाया गया था IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। एक 1872 का था, ठीक है, IPC 1860 का था और CRPC 1973 का था। इन तीनों को रिप्लेस करके ये 3 नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा गया। अब यहाँ पे पहला बिल आई, 2 बार इसको बिल लाया गया था। पहला बिल जो था उसको क्या कर दिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। ये तो जो इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। रेफर्ड कर दिया गया उसी दिन, क्या कर दिया गया, रेफर्ड कर दिया गया किसको, स्टैंडिंग कमेटी को, ताकि उसका रिव्यू किया जा सके। जो बिल था, बिल में कोई कमी तो नहीं है, क्या बिल सही तरीके से बना है, इन सभी के रिव्यू के लिए क्या कर दिया गया था, इसने एक कमेटी गठित करके उसको रेफ़र कर दिया गया। अब 11 अगस्त को यहाँ पे रेफ़र कर दिया गया। अब उन्होंने रिव्यू किया उस कमेटी ने और उसकी रिपोर्ट पेश की 10 नवंबर 2023 को। तो उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी बताई जिसके कारण से इसको विड्रॉ कर लिया गया। कब विड्रॉ किया गया, 12 दिसंबर 2023 को। अब जैसे ये क्या होता है, यहाँ पे पेश हुआ, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा बिल आता है, यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों बिल थे, तीनों को क्या किया गया था, लाया गया था। अब तीनों में फिर से क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। 12 दिसंबर 2023 को नया बिल लाया गया। नया बिल लाने के बाद इसको लोकसभा में पेश किया गया 20 दिसंबर 2023 को, यानी कि इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 12 दिसंबर को, और पास कब हुआ लोकसभा में, 20 दिसंबर 2023 को पास कर दिया गया।
वहीं अगर राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में कब पे हम पास हुआ था, ये 21 दिसंबर 2023 को, यानी उसके अगले दिन यहाँ पे राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद बात आती है कि एसेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं होगी तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। अभी तक क्या था, 21 दिसंबर तक क्या था, एक बिल था। अब जैसे ये 25 दिसंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं उस बिल पर ताकि इसे लागू किया जा सके, तो यहाँ पर जैसे ही उनके हस्ताक्षर होंगे, उनके साइन होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक्ट बन जाए। जो बिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक उस बिल को लागू नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक्ट को लागू किया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है, इस आपके संविधान में बताया गया है। अब जब ये पूरा चीज़ हो गया, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, कब, 23 फरवरी 2024 को, और इसको पब्लिश किया गया गैजेट ऑफ इंडिया में 24/2/2024 को। आगे बात समझ में, ये है आपका बेसिक, कब आया है बिल और कब पास हुआ है। तो आपके पास अगर डायरेक्ट होगी तो उसमें देख लीजिएगा कुछ सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो बिल आया था उसमें कई पब्लिकेशन से उन्होंने छाप दिया था, जिसमें क्या है, उसमें प्लीडर की परिभाषा दी हुई है। अगर प्लीडर की परिभाषा आप में है तो आपका क्या है, फर्स्ट वाला है। और सेकंड वाला जो पास हुआ है बिल, यानी कि जो एक्ट लागू हुआ है वो सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले में प्लीडर की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। सेक्शन 2 आप देखोगे उसमें डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये होगी। अब बात करते हैं, कुछ कंपेयर करते हैं अगर सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसका नाम क्या है, पहले क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता, इसको कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। समझ में आ रहा है कि और धीरे बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या है, अधिनियम संख्यांक। अब अधिनियम संख्यांक की बात करते हैं तो जो हमारा सीआरपीसी था, सीआरपीसी का अधिनियम संख्यांक क्या था, 2, यानी कि ये 1974 का ये दूसरा कानून था। वहीं अगर हम बात करें इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, बीएनएसएस की, तो ये 2023 का 46वां कानून है, यानी कि 2023 का 46वां। इससे पहले 45 कानून लागू हो चुके हैं, ये कौन सा था, ये 46वां था। उसके बाद अगर बात करते हैं हस्ताक्षर की, तो 25 जनवरी 1974 को हस्ताक्षर हुए थे, किसके लिए, दंड प्रक्रिया संहिता के बिल पर। वहीं अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बिल की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें हस्ताक्षर कब हुए, 25 दिसंबर 2023 को। ये तो बात हो गई हस्ताक्षर की। अब बात आती है लागू होने की। तो लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता लागू हुई थी, और 1 जुलाई 2023 को 2024 को, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको लागू कर दिया गया। अब इसमें अध्याय और सेक्शन में भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर पहले वाले जो हमारा सीआरपीसी था, दंड प्रक्रिया संहिता था, उसमें 484 सेक्शन थे। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 531 यहाँ पे धाराएं कर दी गई है, और 37 अध्याय था, इसको 39 यानी 39 कर दिया गया, 39 चैप्टर कर दिया गया है। और शेड्यूल वही, शेड्यूल 2 उस पहले ही थे, अभी भी 2 ही हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये है कुछ आपका कंपैरिजन जो आपका दंड प्रक्रिया संहिता से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये जो डेट है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगी, ठीक है, डेट आपको पूछी जाती है। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। अब बात करते हैं संहिता के, मान लीजिए ये यूज में कब आता है, यानी कि जैसे आपका सीआरपीसी था, सीआरपीसी कब यूज में आता था, या फिर यही अगर बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस यूज में कब आएगा, कब आएगा, जब अपराध होगा, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या होता है किसी भी प्रोसीजरल लॉ के लिए, तो पहला होता है अपराध होना, यानी कि जब तक ऑफेंस नहीं होगा तो आप इसका प्रयोग कैसे करोगे। तो ऑफेंस जैसे ही होता है वैसे ही इस संहिता का प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए एफआईआर की बात करते हैं, कंप्लेंट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एफआईआर की बात करते हैं। तो जैसे ही अपराध हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी। तो जैसे आप देखोगे पहले आपकी एफआईआर दर्ज होती थी, कहाँ पे दर्ज होती थी, 154 में दर्ज होती थी और 155 में दर्ज होती थी। तो वहीं अब कहाँ पे दर्ज होगी, अगर बीएनएसएस की बात करें तो 173 में, ठीक है, 173 में क्या होगी, आपकी एफआईआर दर्ज होगी।
तो एफआईआर जैसे यहाँ से दर्ज होता है, इसे यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाता है कि कैसे प्रोसीड करना है किसी भी कार्रवाई को। तो अब जैसे एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद क्या होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, अन्वेषण कौन करेगा, जो पुलिस अधिकारी है। जहाँ आपने एफआईआर दर्ज कराई तो अन्वेषण करने का काम किसका है, जो पुलिस अधिकारी का है। अब जब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, इस अन्वेषण को करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक पुलिस रिपोर्ट देता है। पुलिस रिपोर्ट किसको देगा, मैजिस्ट्रेट को देगा कि यहाँ पे अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध हुआ है तो उसके बारे में देगा, चालान पेश करेगा। अगर यहाँ पे अपराध नहीं हुआ, उसको लगता है कि नहीं हुआ है, तो वो खात्मा पेश करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी अपराध का दोषी नहीं, कोई भी अपराध नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पेश तो करना पड़ेगा पुलिस को। ठीक है, रिपोर्ट तो पेश करनी, चाहे वो खात्मा पेश करे या फिर उसका चालान पेश करे कि अपराध हुआ है। आगे बात समझ में। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा पुलिस, इन्वेस्टिगेशन में करेगा कि उसका जो भी बयान होंगे, ठीक है, गवाही होगी, स्टेटमेंट होगा, उसको लेगा। जो भी एविडेंसेस होंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेगा। ये हो गई। उसके बाद आता है आपका पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जैसे ही सबमिट किया तो उसके बाद किसका काम आ जाता है, मजिस्ट्रेट का काम आ जाता है। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उस अपराध को क्या करेगा, संज्ञान लेता है। संज्ञान का मतलब उसकी नॉलेज में आ चुका है, अब उसके आगे की प्रोसीडिंग कहाँ पे चलेगी, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जांच आती है अगली प्रोसीडिंग, यानी कि जैसे मजिस्ट्रेट ने क्या किया, संज्ञान लिया, अब वो जांच करेगा। जांच में क्या करेगा, पहली चीज़ तो देखेगा कि जो आपके एविडेंसेस आए हैं वो मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, जांच करेगा, उसमें आरोप लगाएगा। आरोप लगता है ना, जो आपके चार्जेस लगते हैं, ये चार्जेस लगे, ये क्या है, ये इंक्वायरी का एक पार्ट होता है। उसके बाद जैसे ही चार्ज लगता है उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल में क्या आता है, आपके जो भी गवाह हैं, जो भी विटनेसेस हैं, उनकी गवाहियाँ होती है, जो भी एविडेंसेस हैं वो पेश किए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ट्रायल समाप्त होता है उसके बाद क्या होगा, निर्णय आएगा। निर्णय में सज़ा होगी, सज़ा होगी तो या तो अपील आएगा या फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा उस सज़ा का, यही उस निर्णय का। ठीक है, अगर जो पार्टी, जिस पार्टी को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये निर्णय गलत आया है, तो वो अपील में जाएगा। जिसको लगता है कि हाँ ये सही है तो उसका निष्पादन करने के लिए बोलेगा। तो ये पूरा एक क्या होता है, एक प्रोसीडिंग होती है, चाहे आप बात कर लो सीआरपीसी की या फिर आप बात कर लो बीएनएसएस की, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दोनों प्रोसीजरल लॉ है। अब चूंकि हल की क्या है कि अब सीआरपीसी तो लागू है नहीं, अब क्या लागू है, बीएनएसएस लागू है, तो बीएनएसएस की प्रोसीडिंग अब चलेगी। आगे बात समझ में। तो ये है आपका कुछ स्टेजेस। अब उसके बाद आता है कि उद्देश्य की बात करते हैं। इसको लाया क्यों गया बीएनएसएस, सीआरपीसी तो चल रही थी अच्छी खासी, तो इसको क्यों लाया गया। तो सबसे पहली चीज़ देखो कि जो पुराना दंड प्रक्रिया संहिता था उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था केवल दंड देना, यानी कि पनिशमेंट देना। लेकिन अब नए कानून का उद्देश्य क्या है, न्याय प्रदान करना, जस्टिस प्रदान करना, साथ ही साथ त्वरित न्याय प्रदान करना, ताकि किसी के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय ना हो। इसलिए जल्दी यहाँ पे स्पीडी ट्रायल करना, कंडक्ट कराना। ठीक है, अब स्पीडी ट्रायल कैसे होगा, यहाँ पे कई सारे समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि आप चालान का कितने दिनों के अंदर पेश करोगे। ठीक है, रिमांड कब आएगा, ठीक है, जजमेंट कितने दिन के अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें का ना समय सीमा निर्धारित किया गया है। दूसरी चीज़ कि सरकार द्वारा संवैधानिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की अनुरूपता में सभी नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाना। यानी कि संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है कि किसी भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको तुरंत जस्टिस मिलना चाहिए, जल्द से जल्द यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो उसी संवैधानिक लोकतांत्रिक जो आकांक्षाएँ हैं उसकी, ठीक है, संविधान की, उसी के अनुरूप में क्या किया गया है, इसको लाया गया है। वहीं जब दूसरी बात करते हैं तो अन्वेषण, विचारण और निर्णय, यानी कि चाहे आपका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट हो, चाहे ट्रायल वाला पार्ट हो या फिर जजमेंट का पार्ट हो, इस सभी के लिए एक क्या कर दिया गया है, समय सीमा एक निर्धारित कर दी गई है। इसमें बता दिया गया कि इतने दिन के अंदर आपको निर्णय देना है, इतने दिन के अंदर आपका विचारण समाप्त होना है, इतने दिन के अंदर आपको अन्वेषण करना है। अभी कितने दिन, इस सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें अगर हम बात करते हैं बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस की सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। यानी कि जो गवाहियाँ चल रही है, मान लीजिए कोई अभियुक्त नहीं आ पा रहा है या फिर कोई विटनेस है जो न्यायालय नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी गवाही करवाना।
तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स के लिए हो गया, या फिर आपके जो हस्ताक्षर हैं, ठीक है, उन सभी को आपका जो डीएनए टेस्ट वगैरह, ये मेडिकल जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है, इन सभी को ज़्यादा ध्यान दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी को सूचना भेजनी है, समन की तामील कराना है, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है। व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। तो अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको निर्धारित करेगी आगे, तो वो चीज़ यहाँ पे माना जाएगा कि कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। आप किसी को सूचना दे सकते हो, किसी को तामील करवानी हो, समन की तामील, ये हो गया। अब वहीं अगर सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे और आगे बात करें, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसमें 7 वर्ष से अधिक का दंड है, जिसमें कितना 7 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, तो उसमें अगर मान लीजिए सरकार जो है उस मामले को वापस लेना चाहती है, तो वापस लेने के पहले जो मामला है जो संचित किया गया उसको वापस लेना चाहती है सरकार, तो क्या करेगी, पहले पीड़ित को सुनवाई का अवसर देगी। पीड़ित को पहले सुना जाएगा, उसके बाद ही मामले को वापस लिया जाएगा। अभियुक्त की इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच की जा सकेगी, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया जा सकता है, उसकी इंक्वायरी करवाई जा सकती है, उसकी जांच करवाई जा सकती है, उसकी गवाही ली जा सकती है। इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया गया है, बीएनएसएस को लाया गया। ये सभी उद्देश्य आप ही इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं समय सीमा। जैसे अभी मैंने बताया समय सीमा की, तो समय सीमा अब यहाँ पे देखिए, पहला तो कहता है आरोप पत्र। अगर जो चार्जशीट दाखिल होती है, चार्जशीट पेश किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो कितने दिन, अधिकतम 180 दिन यहाँ पे बता देगा, 180 दिन में आपको पेश करना है। वहीं अगर रेप वाले मामले होते हैं, बलात्कार वाले मामले होते हैं, वहाँ पे 2 महीने तक के अंदर यहाँ पे क्या करना है, चालान पेश करना है। अब यहाँ पे जो 180 डेज लिखा हुआ है, 180 डेज को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बट वहाँ पे प्रॉपर रीजन देना होगा। लेकिन यहाँ पे 180 दिन यहाँ पे जनरली दिया गया है। उसके बाद अगर हम जजमेंट की बात करते हैं, तो जैसे ही विचारण समाप्त होता है, विचारण में क्या है, गवाहियाँ होती, जो एविडेंसेस आते हैं वो। अब ये सारी चीज़ें हो गई, अगर गवाहियाँ हो गई, सारे एविडेंसेस आ गए, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एग्जिबिट हो चुके हैं, अब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, निर्णय बचा है। तो निर्णय कब होना है, तो जो आपका सेक्शन 392 ऑफ बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 392, उसमें क्या बताया गया है, जैसे विचारण समाप्त होता है उसके 45 दिन के भीतर क्या करना होगा, निर्णय सुनाना होगा। और जैसे निर्णय सुना जाता है, तो निर्णय जिस तारीख को सुना जाता है ना, उस तारीख से 7 दिन के भीतर न्यायालय को क्या करना होगा, अपने पोर्टल पर निर्णय की एक कॉपी अपलोड करनी होगी। ये चीज़ कहाँ पे बताया गया, अपलोड करने के बाद 392 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है कि जो जजमेंट है उसकी कॉपी क्या करना होगी, अपलोड करनी होगी 7 दिन के भीतर। ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि आरोप पत्र फाइल होने के 14 दिन के, यही जब न्यायालय है संज्ञान कितने दिन के भीतर लेगा, जैसे ही चार्जशीट पेश हो जाती है, आरोप पत्र क्या हुआ, पुलिस ने क्या कर दिया, फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट के समक्ष। अब जैसे ही मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पे फाइल होता है, तो उसके 14 दिन के भीतर क्या करना होगा, उस मजिस्ट्रेट को उस मामले का संज्ञान लेना होगा, कॉग्निजेंस लेना होगा, ताकि आगे की प्रोसीडिंग वहाँ पे चलाई जा सके। तो ये है कुछ आपकी समय सीमा, ताकि प्रॉपर यहाँ पे स्पीडी ट्रायल हो सके, और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को न्याय मिल सके, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय मिल सके। ये तो बात हो गई आपकी समय सीमा की। अब बात करते हैं जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें नया क्या आया है, नया क्या है और हटाया क्या गया है, अब ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो नया क्या है। नया आपने सुना होगा एफआईआर। एफआईआर कहाँ पे बताया गया है, तो आपका 154 था पहले सीआरपीसी में, अब क्या हो गया है, आपको 173 कर दिया गया है। अब इस जो 154 था उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है 173 में। 173 में 2 चीज़ें ऐड कर दी। पहला क्या कर दिया, 0 एफआईआर, और दूसरा EFIR। 0 एफआईआर क्या होती है, यानी कि अपराध कहीं भी हुआ हो, आप एफआईआर कहीं भी दर्ज करवा सकते हो, ठीक है, ये होता है आपका 0 एफआईआर। अब मान लीजिए जैसे ए है, एक बी है, ठीक है, एक ये ए थाना है और एक बी थाना है। अब अपराध कहाँ हुआ, ए के जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ, ए थाने के जुरिस्डिक्शन में, अधिकारिता में अपराध हुआ।
अब जो जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है, अब वो यहाँ पर पहुँच चुका है, बी थाने के अधिकारी में पहुँचा है, तो जो उसको थाना नज़दीक लगता है, जहाँ पे लगता है, वहाँ पे जाके क्या कर सकता है, FIR दर्ज करवा सकता है। तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी 0 FIR कहलाएगी। और जैसे ही 0 FIR दर्ज होती है तो क्या किया जाएगा, उस थाने के द्वारा संबंधित थाने को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। यानी कि जिस थाने का जुरिस्डिक्शन होगा उस थाने में भेज दिया जाएगा। तो ये कहलाती है आपकी 0 FIR। 0 FIR का बेसिक मतलब ये है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, अब दूसरे थाने के जुरिस्डिक्शन में जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए आपको जो नज़दीक थाना लगता है, जो भी नज़दीक पुलिस स्टेशन मिले, वहाँ पे आप जाके FIR दर्ज करवा दें। और अब जब बात आएगी इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन वह पुलिस करेगी जहाँ पर क्या हुआ है, अपराध हुआ है, जिस थाने के अधिकारिता के अंदर आता है। ये हो गई आपकी 0 FIR। अब वहीं अगर दूसरी बात करते हैं EFIR की, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR, यानी कि आप पुलिस थाने नहीं जाते हो, फिर भी आप फ़ोन के माध्यम, फ़ोन कॉल के माध्यम से कर देते हो, ऑनलाइन FIR कर देते हो, ठीक है, किसी माध्यम से सूचना देकर FIR करवा देते हो, वो क्या कहलाता है, EFIR कहलाता है। अब इसका मिसयूज भी हो सकता है कि कोई भी घर बैठे कुछ भी FIR लिखवाता रहे, ऐसा हो सकता है ना, मिसयूज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की है, एक कंडीशन ऐड कर दिया है कि जैसे ही आप EFIR दर्ज करवाते हो, EFIR दर्ज करवाने के तुरंत 3 दिन के अंदर, यानी कि आपको 3 दिन के अंदर, जिस तारीख को EFIR दर्ज होती है उसके 3 दिन के अंदर आपको जाके उस थाने में आपके हस्ताक्षर करने होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको जाके साइन करना होगा, तब वो प्रॉपर FIR माना जाएगा, ठीक है। डेट तो वही मानी जाएगी, जिस दिन आपने EFIR करवाई डेट वही मानी जाएगी। सूचना तो आपने दे दी है, लेकिन प्रॉपर FIR के लिए आपको 3 दिन के भीतर जाके वहाँ पे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आगे की प्रोसीडिंग होगी। अगर 3 दिन के भीतर नहीं आते तो वहाँ प्रोसीडिंग नहीं होगी। फिर ये हो गई। दूसरी चीज़ कि समय सीमा आरोप पत्र एवं निर्णय सुनाने में, यानी कि समय सीमा निर्धारित कर दे। अब इसमें देख रहे हैं ना, BNSS में नया क्या आया है, तो नया यही है कि 0 FIR, EFIR। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कर दिया कि समय सीमा निर्धारित कर दिया, किसके लिए, चाहे चार्जशीट हो, चाहे निर्णय सुनाने के लिए हो। तीसरी चीज़ कि अगर आप कोई भी ऐसा अपराध जो 7 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय है, तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम का होना मैंडेटरी कर दिया, यानी फॉरेंसिक टीम का होना वहाँ पर आवश्यक है। ये हो गया आपका साइंटिफिक एविडेंस के लिए, यानी वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की जो आपकी CRPC है थी, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता थी, वहाँ पे क्या था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था और साथ ही साथ मेट्रोपॉलिटन एरिया था। अब इन दोनों को मेट्रोपोल यानी महानगर क्षेत्र, महानगर मजिस्ट्रेट जो होते थे, इनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब इनका कोई भी कॉन्सेप्ट अब नहीं रह गया है BNSS में, ठीक है। तो अब सिर्फ यहाँ पे JMFC, ठीक है, और JMSC यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ये हैं। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ये हो गया आपका बेसिक, जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होना चाहिए, आपको इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर अदर जानकारी अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कुछ जनरल बातें। अब बात करते हैं धारा 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके धारा 1 में क्या क्या बताया गया है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। आप किसी भी एक्ट में जाके देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये धारा 1 में जनरली यही मिलता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है और ये प्रारंभ कहाँ कब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्लॉज इसका आता है भारत, इसका पूरा संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो आपको बताना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये 2023 भी आपको बताना है, यानी इसका अगर संक्षिप्त नाम पूछा जाए तो आपको बताना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ आती है कि इसका विस्तार कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो जनरली देखा जाए तो इसका विस्तार तो संपूर्ण भारत पे है। कहाँ पर है, संपूर्ण भारत पे है, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे बता दिया गया है। एक्सेप्शन क्या कहता है
कि नागालैंड राज्य यानी कि आपका जो नागालैंड राज्य है, स्टेट है, वहाँ पर ये अध्याय 9, 11 और 12 सिर्फ यही लागू होंगे, बाकी के चैप्टर्स लागू नहीं होंगे। साथ ही साथ और कहाँ ये चैप्टर और कहाँ लागू नहीं होंगे, जो असम के जनजातीय क्षेत्र हैं, असम राज्य हैं, वहाँ के जो जनजातीय ट्राइबल एरियाज हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, जिसको 21 जनवरी 1972 से पहले संविधान की 6ठी अनुसूची में इसको जोड़ा गया था जनजातीय क्षेत्र में, वहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब शिलोंग को इसमें शामिल नहीं किया कि शिलोंग अब मेघालय का हिस्सा है, मेघालय का पार्ट है, मेघालय में, इसलिए यहाँ पे इसको ये शामिल नहीं है, यहाँ पर शिलोंग में लागू होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र और नागालैंड में इस BNSS लागू नहीं होगा। इसका BNSS का सिर्फ अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 सिर्फ यही लागू होगा। अब ये तीनों अध्याय किसके लिए हैं? सिर्फ ये तीनों अध्याय हैं आपके जो पीसफुली मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ यहाँ पे आया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो धारा 5, आपको धारा 5 भी क्या कहता है कि जो हमारा एक्ट है BNSS है वो कहाँ पे लागू नहीं होगा? विशेष और स्थानीय विधि पर लागू नहीं होगा। अगर विशेष और स्थानीय विधि में कोई प्रोसीजर बताया हुआ है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, सिर्फ उसी के प्रोसीजर का को क्या होगी, लागू होगी। यानी जो विशेष अधिनियम में या स्थानीय विधि में लागू है वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। ठीक है, ना कि ये BNSS उस पर अभी होगा। ये हो गई दो चीज़ें हो गई कि कहाँ लागू नहीं होगा, तो पहला तो नागालैंड राज्य और दूसरा असम के जनजातीय क्षेत्र में। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर सिर्फ अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 ही लागू होगा, इसके अलावा कोई भी लागू नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि अगर नागालैंड राज्य असम के जनजातीय क्षेत्र में वहाँ की जो संबंधित सरकार है वह अगर वह चाहे तो यहाँ पर लागू करवा सकती है। तो अध्याय 9 की बात करते हैं अगर, तो अध्याय 9 में क्या बताया गया है कि परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, जो आपकी धारा 125 से लेकर धारा आपके 143 तक यानी कि 143 तक बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें अगर चैप्टर 11 की, तो चैप्टर 11 इसी तरह से संबंधित है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए। तो ये कहाँ पर है? धारा 148 से लेकर आपका जो धारा 167 है। ठीक है, कहाँ से? धारा 148 से धारा 167 तक चैप्टर 11 ये लागू होगा। कहाँ पर? नागालैंड राज्य और सबके जनजातीय क्षेत्र में। तीसरी चीज़ की जो प्रिवेंटिव कार्य हैं पुलिस के, क्यों प्रिवेंटिव एक्शन हैं जो चैप्टर 12 में है, वहाँ पे बताया गया कि धारा 168 से लेकर 168 से 172 तक के प्रोविजन लागू होंगे। इसके अलावा और भी कोई भी प्रोविजन इस BNSS का यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और तीसरी चीज़ कहता है कि ये लागू कब से होगा? तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा मतलब ये लागू हो चुका है। ये धारा 1 समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID है वहाँ पे मैसेज कर देना। आपको लिंक आपको मिल जाएगी यूट्यूब के लिंक बायो में। ठीक है, अब बात आती है परिभाषाओं की। ठीक है, परिभाषा आपकी धारा 2 में बताई गई है। कई परिभाषाएं ऐसी हैं जिसको पहले भी CRPC में था और अब भी है, और कुछ परिभाषा ऐसी हैं जिनको अभी ऐड किया गया है। जैसे आपका सेक्शन 2 का सब क्लोज फर्स्ट है, वो क्या कहता है? श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को इसमें ऐड किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं अब वो आप देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताता है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कहता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है। यानी कि अगर कोई अभियुक्त है या फिर कोई विटनेस है वो उपस्थित नहीं हो रहा तो उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, VC के माध्यम से क्या होता है, उसकी गवाही ली जाती है। पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना। अब इसका मतलब क्या है? जो आपकी रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है ना, प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको क्या करना? रिकॉर्ड करना। जो आपकी तलाशी और अभिग्रहण होता है, यानी कि जब पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो उसका भी क्या करना? एक वीडियोग्राफी करने की बात करता है।
जब तलाशी ले रहे हो या फिर कोई जब्ती बना रहे हो, कोई एविडेंस ले रहे हो, तो उसका क्या करना, वहाँ पे श्रव्य दृश्य माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको रिकॉर्ड किया जाना। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण या ट्रांसमिशन करना या फिर अन्य साधन इसमें शामिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बताए विनिर्दिष्ट करेगी। तो आपको हम समझ में आया, यानी कि ऑडियो वीडियो में क्या क्या शामिल है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है, जो आपकी प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है वो भी उसको रिकॉर्ड किया जाना, आपकी तलाशी हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाना, जब्ती बना रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाना, साक्ष्य जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाना, साथ ही साथ जो संसूचना का ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको भी यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड, ये नई डेफिनेशन थी ऐड की गई। दूसरी जो आपकी ऐड हुई है जो परिभाषा, वो है जमानत। पहले जिसमें जमानत की परिभाषा नहीं थी, अब क्या कर दिया गया, जमानत की परिभाषा इसमें बता दिया गया। तो जमानत का मतलब क्या होता है कि किसी अपराध के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, अब पुलिस वालों को क्या होता है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति पर अगर संदेह है कि उसने अपराध किया है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने कस्टडी में रख लेते हैं। या फिर कोई अभियुक्त है, उसने अपराध किया है और उसको क्या करना, कस्टडी में ले लेना, विधिक रूप से कस्टडी में लेना, ऐसे नहीं किसी को भी उठा लेना, लॉफुली यहाँ पे कस्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो विधि के अभिरक्षा से किसको, किसी अभियुक्त को या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों पर बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर छोड़ा जाना है। यानी कि जब इसको गिरफ्तार किया गया उस व्यक्ति को, किसको, अभियुक्त को या किसी संदिग्ध व्यक्ति को जिस पे डाउट था कि इसने अपराध किया होगा, और उसको विधि पूर्ण कब्जे में रखा गया है, यानी कस्टडी में रखा गया है, तो उसको क्या करना, या तो हो सकता है किसी अधिकारी द्वारा उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, जमानती अपराध होगा तो जमानत पे छोड़ दिया जाएगा उसका, क्योंकि जमानत उसका अधिकार होता है। ठीक है, तो अगर जमानती अपराध है तो वहीं से जमानत मिल जाती है, कहाँ से, जो पुलिस वाले हैं वहीं दे देते हैं। अब दूसरी बात आती है न्यायालय। न्यायालय भी क्या कर सकता है, उसको छोड़ सकता है जमानत पर, जमानत पत्र यहाँ पे पेश किया जाएगा और बंद पत्र पर भी इसको छोड़ा जा सकता है। यानी कि कुछ कंडीशन के साथ उसको छोड़ा जा सकता है कि जो भी न्यायालय चाहे, न्यायालय की विवेकाधीन है कि कौन कौन सी कंडीशन लगा सकती है। तो कंडीशन ये भी लगा सकती है, जैसे कंडीशन कैसी हो सकती है, जैसे कि आप कोई उस शहर को छोड़ के नहीं जाओगे, जब भी जाओगे पुलिस वालों को बता के जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दी जा सकती है। जब भी आपसे अपेक्षा की जाएगी आप उपस्थित रहोगे, ऐसी कंडीशन रहती है। तो ये हो गई आपकी जमानत। ठीक है, तो जमानत का मतलब किसी अभियुक्त को या संदिग्ध व्यक्ति को विधि की अभिरक्षा से किसके द्वारा छोड़ा जाना, किसी अधिकारी के द्वारा या किसी न्यायालय के द्वारा। कैसे छोड़ा जाना, कुछ कंडीशन पे छोड़ा जाना, चाहे बंद पत्र पे हो, जमानत पत्र हो, इसके निष्पादन में एग्जीक्यूशन पे उसको छोड़ दिया जाना। ये क्या कहलाता है, जमानत कहलाता है, यानी कि बेल आपकी आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है जमानती अपराध। जमानती अपराध क्या होता है कि ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती बताया गया है। अब कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा जमानती नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है। ये सारी चीज़ें आपको प्रथम अनुसूची में देखने को मिल जाएगी। अब दूसरी चीज़ आती है जमानत पत्र। जमानत पत्र क्या होता है कि अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। अब ए व्यक्ति है, ठीक है ना, ए को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब ए ने क्या किया, जमानत पेश किया कि मुझे जमानत दे दी जाए। तो न्यायालय ने क्या बोला, ठीक है हम तुमको जमानत दे देंगे, लेकिन एक श्योरिटी लाओ जिसको तुम्हारी गारंटी ले कि तुम उपस्थित रहोगे, जब भी बुलाया जाएगा अपेक्षा की है तो उपस्थित रहोगे। तो ए क्या करता है, बी को लेके आता है। बी क्या करता है, हो सकता है अपनी ज़मीन जायदाद के पेपर्स लगते हैं, कागज़ लेके आता है। ठीक है, ऋण पुस्तिका वगैरह लेके आता है और उसको अंडरटेकिंग के रूप में लेता है कि जो ए है, ए को छोड़ दिया जाए और ए को जब भी बुलाया जाएगा ये उपस्थित रहेगा। अगर ये उपस्थित नहीं रहता तो बी उसकी भरपाई करेगा। तो ये क्या, बी कौन है, एक श्योरिटी है, एक अंडरटेकिंग ले रहा है। तो ये क्या कहलाता है, जमानत पत्र। वहीं अगर बंद पत्र की बात करते हैं तो बंद पत्र भी क्या होता है कि प्रतिभूत के बिना ऐसे छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंद पत्र। अब यहाँ पे श्योरिटी के बिना, अभी तो यहाँ पे श्योरिटी था, जमानत पत्र था। अब विदाउट श्योरिटी अगर किसी को छोड़े जाने के लिए कहता है और किसी के पर्सनल बॉन्ड भराया जाता है तो क्या कहलाता है, वचन बंध अभिप्रेत कहलाता है, यानी कि बंद पत्र कहलाता है। अगली बात समझ में, तो ये है आपका बंद पत्र। वहीं अगर हम बात करते हैं आरोप की, तो आरोप अगर चार्ज, पहले भी परिभाषित, चार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई भी हेड,
हेड, एक से अधिक हेड हैं, या फिर जैसे जैसे आप देखो 379 चोरी की थी आईपीसी की, वो क्या है, एक हेड है, ये आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें साथ और भी जैसे 2 से 3 लोग हैं तो आपको 34 भी लगा दी जा सकती है, एक और हेड जुड़ गया। ठीक है, ऐसी जितनी भी धाराएं लगाई जाती हैं, जो धाराएं लगती हैं वो क्या कहलाता है, वो आरोप कहलाता है कि आपने ऐसा कांड किया है, यानी आपने ऐसा कार्य किया है जो दंडनीय है, जो अपराध है। ये क्या कहलाता है, ये आपका चार्ज कहलाता है। अब बात करते हैं संज्ञेय अपराध की। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ अंतर होंगे, कुछ आपके डिफ्रेंशिएशन है, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे आपका संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, समन मामला और वारंट मामला, इन दोनों में, इन सभी में अंतर क्या है, इन अंतरों को ना हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ परिभाषा देख रहे हैं। ये जो अंतर है इन दोनों में, समन मामले, ठीक है, वारंट मामले, संज्ञेय मामला, असंज्ञेय मामला, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को जो अंतर है उसको हम अगली क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखिएगा जरूर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का क्या मतलब होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे संज्ञेय अपराध होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो गंभीर अपराध होते हैं, जिसमें क्या किया जा सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि अब कुछ कम गंभीर मामले होते हैं, नॉर्मल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाता। जनरली जैसे 7 वर्ष से कम के मामले होते हैं ना, उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाता, वारंट चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन संज्ञेय अपराध है, जैसे अब रेप वाले हो गए, मर्डर हो गया आपका, ठीक है, तो ये सभी मामले में, जैसे अब किसी किडनैप कर लिया गया, ठीक है, और उसके बदले में रैंसम अमाउंट मांगा जा रहा है, मुक्ति धन मांगा जा रहा है, तो उसको क्या है, एक गंभीर मामला है, संज्ञेय अपराध है। अब ये क्या है, इसमें वारंट के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है अपराधी को, वारंट की आवश्यकता नहीं होती है पुलिस वालों को। अब दूसरी चीज़ आती है कि परिवाद। ठीक है, वही देखिए, संज्ञेय का अपोजिट क्या होता है, असंज्ञेय, जहाँ पे वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और संज्ञेय का मतलब क्या होता है कि वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। तो असंज्ञेय मामले जो होते हैं ना, असंज्ञेय अपराध, उसको आगे डिफाइन किया गया है, यहाँ पर नहीं है। अब जो 2H में परिभाषा है वो किसकी है, परिवाद की। पहले कहाँ था, 2D में था, अब क्या कर दिया गया है, इसको परिवाद को 2H में कर दिया गया है। ठीक है, तो 2H की परिभाषा कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट आप पुलिस वालों से नहीं करते हो, ठीक है, पुलिस से क्या करते हो, आप FIR दर्ज करवाते हो। लेकिन आप डायरेक्ट अगर मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, मजिस्ट्रेट से क्या करते हो, चाहे मौखिक रूप में चाहे लिखित रूप में कोई ऐसी सूचना देते हो, किसी अपराध के संबंध में सूचना देते हो। अब चाहे अपराधी अज्ञात हो, यानी अपराधी का पता हो या ना पता हो, आपने घटना देखी है या फिर आपने सुना है कहीं कि ऐसा घटना हुआ है, तो क्या करते हो, आप कंप्लेंट दे देते हो। कंप्लेंट करते हो किसको, मजिस्ट्रेट को करते हो, सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट किया जाएगा। ठीक है, अब चाहे मौखिक रूप से भी कर सकते हो, लिखित रूप में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है आपकी, जो सूचना दे रहे हो ना, वो क्या कहलाता है, कंप्लेंट मामला कहलाता है। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी। पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो कंप्लेंट मामला नहीं कहलाएगा। लेकिन एक स्पष्टीकरण इसमें कहता है कि पुलिस रिपोर्ट कब यहाँ पे आपको कंप्लेंट माना जाएगा, कब कंप्लेंट माना जाएगा, तो यहाँ पे कहता है कि अन्वेषण के पश्चात यदि असंज्ञेय अपराध प्रतीत होता है, यानी कि आपने क्या किया, FIR दर्ज करवा दी पुलिस के समक्ष, पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो मामला कैसा है, असंज्ञेय है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो नॉन कॉग्निजेबल है तो क्या करेंगे, जो FIR दर्ज हुई थी उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट कहाँ पे पेश कर देंगे, वो पुलिस अधिकारी जो है कहाँ पे पेश करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देगा। अब जब मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी रिपोर्ट पेश करता है ना, तो क्या कहलाएगी, वो आपकी कंप्लेंट कहलाएगी, यानी कि परिवाद कहलाएगा। और परिवादी कौन कहलाएगा, वह पुलिस अधिकारी कहलाएगा जिसने ऐसा रिपोर्ट पेश किया है। ठीक है, तो मामला कैसा होना चाहिए, अगर अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध प्रतीत होता तभी यहाँ पे उस पुलिस रिपोर्ट को परिवाद समझा जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे उस पुलिस रिपोर्ट ही रहेगा। ठीक है, वो परिवाद नहीं कहलाएगा। परिवाद समझ में आया, तो परिवाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परिवाद मजिस्ट्रेट को किया जाता है, पुलिस वालों का परिवाद नहीं किया जाता। वहाँ पर क्या होती है, FIR होती है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है,
इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी कि टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन, अन्य बेतार दूरसंचार का मतलब जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर या श्रव्य यानी सुनने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जिसके द्वारा क्या किया है, लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, जिसे पारेषित किया था यानी ट्रांसमिट किया था, भेजा जाता हो, अंतरित यानी ट्रांसफ़र किया जाता हो, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का मतलब क्या हुआ, बेसिक मतलब आप समझिए कि अगर आप किसी टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बात कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप वायरलेस के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से ये ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, कुछ सुनने वाली चीज़ें हो गई, कंप्यूटर के माध्यम से भेज रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म जितने भी हैं उनके माध्यम से अगर लिखित रूप में है, मौखिक रूप में है, या फिर ऐसी सचित्र सूचना यानी कि आप फोटो के माध्यम से है या वीडियो ट्रांसमिट करते हो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कहलाती है। अब यहाँ पे बीएनएसएस में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना आपको देखने को मिलेगी, जैसे आप सेक्शन 63 है समन का प्रारूप के बारे में बात करता है, तो समन के प्रारूप में भी ऐड कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी यहाँ पे भेजा जा सकता है। संज्ञेय मामलों में इत्तला के बारे में है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ दिया है, जैसे आप EFIR करते हो तो EFIR में भी ये इलेक्ट्रॉनिक संसूचना आ गई। धारा 202 में है, कहता है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो अपराध होते हैं पत्रों के माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है। पत्र का मतलब जो आपके एक तरीके से भेजे जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो सकते हैं, जैसे आप लिख के भेज देते हो पूरा इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बाद धारा 530 आती है, कहता है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाही को किया जाना है, यानी कि जो ट्रायल चल रही है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, उसको कैसे करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे करना, जो आपकी विटनेस हैं, जो एविडेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो कैसे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ सकते हैं। जो उसमें प्रोसीडिंग आगे हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ हो, जैसे निर्णय है, निर्णय की कॉपी क्या करनी, अपलोड करना, तो वो क्या हो, जैसे अपलोड कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे होगा, यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से उसको सेव करेंगे पोर्टल पर। मैंने बताया ना 7 दिन के अंदर जैसे ही निर्णय आता है तो उसके 7 दिन के अंदर पोर्टल पे अपलोड करना होगा न्यायालय को, ये चीज़ ऐड कर दिया गया है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में क्या आता है, आपका जो हाई कोर्ट है ये आपको तो पता है। उसके बाद आता है जांच। जांच कौन करता है, जांच करेगा मजिस्ट्रेट और न्यायालय, पुलिस वाले नहीं करते। पुलिस वाले क्या करते हैं, अब पुलिस वाले करते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण। अन्वेषण करके क्या करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं। वहीं अगर जैसी रिपोर्ट पेश होती है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय। तो जांच का अधिकार किसको है, मजिस्ट्रेट और न्यायालय को। इन्वेस्टिगेशन का अधिकार किसको है, पुलिस वाले को। या फिर इन्वेस्टिगेशन और कौन कर सकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा, अगर कोई प्राधिकृत व्यक्ति है, मजिस्ट्रेट ने किसी को आदेश दिया है कि आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो, तो वो भी कर सकता है एज ए इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो ये हो गया कि जांच कौन करेगा, मजिस्ट्रेट और न्यायालय करेगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, यहाँ पर पुलिस अधिकारी करेगा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो नियुक्त किया है कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो आगे जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें ये भी हम देखेंगे कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जो इंक्वायरी है, इन सभी में अंतर क्या है, इसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो अगला लेक्चर जो हमारा है वो हमारा अंतर पे ही है, डिफरेंस पे ही है बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अन्वेषण समझ में आया, जांच और अन्वेषण। तो अन्वेषण कौन करेगा, पुलिस अधिकारी करेंगे या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा। यही जो मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करता है, अथॉराइज कर देता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, आप इस जो भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करो। जो ये कार्रवाई करने के लिए जिसको भी डायरेक्शन दे रहा है मजिस्ट्रेट, वो क्या कहलाएगा, वो भी अन्वेषण करता कहलाएगा, यानी इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा, ठीक है। अब स्पष्टीकरण, इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ता है। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि यदि मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ है, ठीक है, स्पेशल लॉ है, उस स्पेशल लॉ यानी विशेष अधिनियम में कोई प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है, तो उस प्रोसीजर के माध्यम से ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस प्रोसीडिंग की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, ना कि इस बीएनएसएस के माध्यम से। यानी कि जो बीएनएसएस है उस पर अभिभावी नहीं होंगे, किस पे, विशेष अधिनियम पे, लेकिन विशेष अधिनियम किस पे अभिभावी हो सकते हैं, इस बीएनएसएस में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि अगर बीएनएसएस में प्रोसीजर दिया हुआ है और साथ ही साथ किसी स्पेशल लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ है, तो स्पेशल लॉ क्या कहता है कि मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तो बीएनएसएस क्या कहेगा, ठीक है भैया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है ना, प्रोसीजर तुम्हारे पास है, तुम करो। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, अभिभावी कौन हुआ, स्पेशल लॉ हो गया,
यही चीज़ कहता है, ठीक है। लेकिन कब, जब इसके प्रोसीजर से इनकंसिस्टेंट होगा, यानी असंगत होगा, तभी इसके प्रोसीजर अप्लाई होगी स्पेशल लॉ के। ये लिखा है ना, असंगत है। जो BNSS की जो प्रोसीडिंग है वो अगर असंगत है किससे, स्पेशल लॉ के प्रोसीजर से, तब क्या होगा, स्पेशल लॉ का प्रोसीजर अप्लाई होगा, अदरवाइज यहाँ पे BNSS ही चलेगा। उसके बाद आती है न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई क्या होती है कि ऐसी कार्रवाई जिसके अनुपालन में साक्ष्य शपथ पर ले जाती है। जो ओथ पर एविडेंस होता है ना, ओथ पर, शपथ पर एविडेंस होता है, वो क्या कहलाता है, वो न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई का मतलब जो न्यायालय के समक्ष कार्रवाई हो रही है, वो क्या कहलाता है, वो न्यायिक कार्रवाई कहलाएगा। स्थानीय अधिकारिता तो आप समझ सकते हो, स्थानीय अधिकारी किसी भी अधिकार, किसी भी कोर्ट की हो सकती है, ठीक है। हर कोर्ट की अपनी एक लोकल जुरिसडिक्शन होती है कि उतने तक के ही मामले सुन सकता है, दूसरे जुरिसडिक्शन के मामले नहीं सुनेगा। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट डेफिनेशन आती है असंज्ञेय अपराध की। असंज्ञेय अपराध क्या है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्राधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे संज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है, अब यहाँ पे वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता, प्राधिकार ही नहीं है। जैसे आप 174 देखो, असंज्ञेय मामलों में इत्तला मामलों का अन्वेषण की बात करता है, तो जब तक मजिस्ट्रेट डायरेक्शन नहीं देगा तो यहाँ पे अन्वेषण होगा ही नहीं। अन्वेषण हो भी सकता है लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी तभी होगी जब वारंट जारी किया जाएगा असंज्ञेय मामलों में। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं पुलिस वाले, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ठीक है। अधिसूचना नेक्स्ट परिभाषा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है अपराध। अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध आपने BNS में भी पढ़ा है, तो BNS में मैंने किस धारा में अपराध को परिभाषा बताई है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को। तो अपराध का मतलब क्या होता है, किसी भी एक्ट के तहत अगर कोई कार्य या लोभ को दंडनीय बताया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या कहलाएगा, वो एक अपराध कहलाता है। ये जनरल सी बात है। पुलिस थाने का भारसाध्य अधिकारी, हर थाने का एक क्या होता है, इंचार्ज होता है। अगर उस थाने का इंचार्ज मान लीजिए किसी बीमारी के कारण या फिर किसी भी अन्य रीजन से उपस्थित नहीं है, तो फिर उस थाने का इंचार्ज कौन कहलाएगा, उस थाने का इंचार्ज कौन कहलाएगा, जो भी उस थाने में उपस्थित होगा और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का होगा, ठीक है। हायर रैंक में होगा जो भी उपस्थित, हायर रैंक में जो भी उपस्थित होगा, लेकिन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का होना चाहिए, कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर के रैंक का होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, थाने का इंचार्ज कहलाएगा। जो भी थाने का भारसाधक है उसकी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति की बात करता है, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, किसी कहीं जाने के कारण हो सकता है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद आता है स्थान यानी गृह, यानी स्थान का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब कोई भी घर हो सकता है, भवन हो सकता है, तंबू हो सकता है बनाया हो, यान, जलयान, ये सारी चीज़ क्या है, स्थान के रूप में आ जाती हैं। उसके बाद आता है पुलिस रिपोर्ट। जैसे आप 173 देखते थे CRPC में, 173 के क्लॉज 3 में यहाँ क्या होता था, यहाँ पे रिपोर्ट पेश करता था कौन, पुलिस वाला। किसको भेजता था, मजिस्ट्रेट को भेजता था। अब यहाँ पे क्या है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 193(3) के तहत मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेज जाती है जो पुलिस रिपोर्ट कही जाती है, जिसमें जो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, सारे एविडेंसेस जो भी कलेक्ट किए होंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो सारे एविडेंसेस होंगे। ये सारी चीज़ें क्या होगी, पुलिस रिपोर्ट में होगी। उसके बाद आता है पुलिस थाना। पुलिस थाना तो आप जानते ही हैं क्या होता है। उसके बाद आता है लोक अभियोजक। अब लोक अभियोजक की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले कहाँ पे था, सेक्शन 2U में था, सेक्शन 2U में लोक अभियोजक बताया गया था। अब यहाँ पे कहाँ बता दिया गया है, धारा 18 में नियुक्त व्यक्ति और उसके निर्देश में कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, लोक अभियोजक कहलाएगा। आगे बात समझ में, यह है आपका लोक अभियोजक। उसके बाद आता है उपखंड। उपखंड का मतलब क्या होता है, जिले का कोई उपखंड, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कई खंड में बटे होते हैं, कि कोई जिला 4 खंड में, कोई 3 खंड में, तो ये जो खंड बटे होते हैं ना, वो क्या कहलाता है, उपखंड कहलाता है। अब समन मामला कौन होता है, समन 2 मामले होते हैं, एक समन मामला होता है, एक वारंट मामला होता है। समन मामला क्या कहलाता है, जो 2 वर्ष तक के अपराध दंड से दंडनीय होते हैं, 2 वर्ष तक ही हो सकता है। अगर 2 वर्ष से अधिक का होगा तो वारंट मामला कहलाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष तक के मामले हैं वो क्या है, समन मामला है। 2 वर्ष से अधिक के मामले हैं, दंडनीय मामले हैं, वो क्या है, वो वारंट मामले कहलाएंगे। अभी समझ में
अब उसके बाद आता है 2WA जो परिभाषा थी आपकी CRPC में, अब कहाँ पे पीड़ित की परिभाषा 22 में आ गई है। अब ये क्या कहता है कि जिसे क्षति हुई है या हानि हुई है, यानी कि आपने मुझे मारा, ठीक है, आपने क्या किया, मुझे एक जोरदार तमाचा मारा था, मुझे क्या हुआ, मुझे हर्ट हुआ, मुझे क्षति हुई, मुझे हानि हुई, तो मैं कौन हूँ, मैं पीड़ित हूँ। साथ ही साथ पीड़ित का जो संरक्षक है यानी कि जो गार्जियन है या फिर जो उसका जो विधिक वारिस है वो भी क्या कहलाएगा, वो भी पीड़ित के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी डेफिनेशन आई होप आपको पूरी एक एक वर्ड टू वर्ड क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हों जिनकी परिभाषा यहाँ पे नहीं बताई गई है, हो भी सकता है ना, कुछ ऐसे परिभाषा हो, कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनकी परिभाषा यहाँ नहीं हो, लेकिन हो सकता है उनकी परिभाषा कहाँ पे बताई गई, भारतीय न्याय संहिता में बताई गई या फिर IT एक्ट में बताया गया हो, तो उसके अनुसार उस शब्द का परिभाषा समझा जाएगा, अर्थ समझा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है धारा 3 की। तो धारा 3 क्या कहता है, निर्देशों का अर्थ लगा। निर्देशों का अर्थ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर लिखा है मजिस्ट्रेट, ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है या फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या लगाया जाएगा कि अगर सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा है तो आपको वहाँ पे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, द्वितीय वर्ग भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है, अब बाकी आगे का इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे धारा 4 देख सकते हो। धारा 4 में क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, BNS है, BNS में जो भी अपराध बताए गए हैं उनकी विचारण कहाँ होगा, उनका विचारण किसके अनुसार होगा, BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत होगा। और अन्य विधि में जो अपराध बताएंगे उनकी भी इसी के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन अगर यहाँ पे अन्य विधि में जो अपराध बताए गए हैं अगर उनका खुद का प्रोसीजर है, खुद का प्रक्रिया बताई गई है, तो उसके अनुसार यहाँ पे उसका विचारण किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप NDPS देखोगे, अगर NDPS एक्ट में खुद का प्रोसीजर है तो NDPS के तहत होगा, अगर उसमें प्रोसीजर नहीं है तो BNSS ही चलेगा। ये आपका। अब धारा 5 रही बात धारा 5 की। धारा 5 में मैंने बता दिया है, स्टार्टिंग में धारा 1 में बताया था। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 1 लेकर सेक्शन 5 तक। जो अगला लेक्चर हमारा रहेगा वो है अंतर के ऊपर, कि सामान्य मामले, वारंट मामले कौन से होते हैं, संज्ञेय मामले, असंज्ञेय मामले, साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है, ट्रायल, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए समझ में, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।